नमस्ते दोस्तों। Xiaomi ने हमें ये सिखा दिया है कि उनकी Redmi Note सीरीज ऐसे स्मार्टफोन देती है जिनकी स्पेसिफिकेशन बढ़िया होती है और कीमत भी सही रहती है। लेकिन क्या इस साल भी ऐसा ही रहा? मैंने सोचा कि नए कलेक्शन का टॉप मॉडल यानी Redmi Note 15 Pro Plus एक बार देखूं। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये फ़ोन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सुनो तो सही, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और क्या ये फ़ोन अभी भी मुकाबले में टिक सकता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन पसंद आ सकता है। बॉडी हालांकि प्लास्टिक की है, लेकिन कैमरे बहुत अच्छे से फिट किए गए हैं। थोड़ा गोल मटोल डिस्प्ले और साथ में बढ़िया रंग, काले या ग्रेफाइट ग्रे के अलावा ब्लू कलर भी है। और सबसे खास वेरिएंट है जो चमड़े की नकल से बना है। मुझे ये तीसरा वाला सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं यही सुझाऊंगा। बॉडी मजबूत बनी है। रेडमी ने इसे टाइटन नाम दिया है, लेकिन असल में ये एक बढ़िया क्वालिटी का कड़ा काम है जिसमें IP68 की अच्छी वाटरप्रूफ रेटिंग है। हालांकि कुछ मार्केट्स में इसे IP69K रेटिंग भी दी गई है, हमारे यहाँ वो नहीं है। बात चल रही है स्पेशल डिज़ाइन वाली केस जो स्मार्टफोन गिरने पर अंदर की सुरक्षा करती है। कुल मिलाकर ये मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। आशा है कि ऐसी ही होगी। मेरा वाला तो अभी भी बिल्कुल नया जैसा दिखता है। क्वालिटी की बात करें तो कोई शिकायत नहीं है। बढ़िया मटेरियल, मजबूत फिटिंग, पूरी बनावट सख्त है और यूज़र फ्रेंडली भी है। बटन भी सही जगह पर हैं और अगर कुछ शिकायत करनी पड़े तो फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा नीचे रखा गया है। दिलासा ये है कि वो सेंसर हालांकि ऑप्टिकल है, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है। फेस रिकग्निशन भी है, पर मैं पारंपरिक तरीके से अच्छे फिंगरप्रिंट रीडर पर भरोसा करना पसंद करता हूँ। हमारे पास एक सरप्राइज भी है जो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर के रूप में है। मतलब एक रिमोट कंट्रोल जो टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एयर कंडीशनर वगैरह जैसे कई डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। जो भी इंफ्रारेड सपोर्ट करता है उसे ये रिप्लेस कर सकता है। और जो ऐप इस रिमोट के साथ आती है वो काफ़ी वर्सेटाइल है और शायद ही ऐसा कोई डिवाइस होगा जिसे ये रिमोट कंट्रोल न कर सके। जिनके हाथ छोटे हैं उनके लिए भी ये बढ़िया है। मुझे आपको एक बात चेतावनी देनी होगी। इस फ़ोन की स्क्रीन साइज 6.83 इंच है, तो ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है। और भले ही ये सबसे भारी फ़ोन नहीं है, लेकिन जिनके हाथ छोटे हैं उन्हें स्क्रीन को पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। इसका वज़न 207 ग्राम है, जो ज़्यादा भारी नहीं है। इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी बैटरी लगी है जो इसके वज़न का कारण भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बड़े हाथ वाले होने के नाते मुझे फ़ोन को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। रेडमी के स्मार्टफोनों में अब तक हमें अच्छे डिस्प्ले देखने को मिले हैं और इस फ़ोन में भी ऐसा ही है। साथ में स्क्रीन बहुत अच्छी है। हर किसी को किनारों के गोल आकार पसंद नहीं आते, लेकिन मुझे तो ये पसंद है। इससे फ़ोन हाथ में पकड़ने में आरामदायक लगता है। और स्क्रीन की बात करें तो रंग बहुत अच्छे हैं, चमक बहुत ज़्यादा है, धूप में भी बढ़िया काम करता है और कम रोशनी वाले कमरे में भी बढ़िया रहता है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल भी अच्छी तरह काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन का साइज़ 6.83 इंच है और रेजोल्यूशन 1280 गुना 2772 पिक्सल है। यहाँ LTPO तो नहीं है, लेकिन बाकी सब है। ये 1.2 बिट कलर, डॉल्बी विजन और HDR10+ सपोर्ट करता है। और ये स्क्रीन देखकर पता चलता है क्योंकि रंग आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं। कलर बैलेंस हम अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है: जीवंत, गहरा या फिर अपनी पसंद के हिसाब से रंग सेट करना। स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेंज करना बहुत आसान है, या तो 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, बीच का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ये काफ़ी है। स्क्रीन वाकई में पसंद आने वाली है और ये स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। हालांकि कागज़ पर ये कोई ख़ास चीज़ नहीं लगती, इसे देखने में मज़ा आता है। खुशी की बात है, जाहिर है कि इसमें सारे आंखों की सुरक्षा के फीचर्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें डार्क मोड है और साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। और इस स्क्रीन पर क्या है, कुछ ऐसा जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हाइपर OS है। और दिलचस्प बात यह है कि ये हाइपर OS 2 है जो एंड्रॉयड 15 पर आधारित है, जबकि एंड्रॉयड 16 तो पहले ही कई डिवाइसेस पर आ चुका है। यहाँ शुरुआत में एंड्रॉयड 15 है और सिक्योरिटी अपडेट्स जो पिछले साल नवंबर के हैं कुछ खास नहीं है। लेकिन Xiaomi 6 साल तक इन सिक्योरिटी अपडेट्स का सपोर्ट देने का वादा करता है और 4 बड़े अपडेट्स भी अपडेट है अभी तक, जबकि फरवरी ख़त्म होने वाला है। एंड्रॉयड 16 नहीं आया है, हाइपर OS 3 नहीं आया है और नई अपडेट भी नहीं मिले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इस चैनल के नियमित दर्शक जानते हैं कि हाइपर OS मेरा पसंदीदा इंटरफेस नहीं है, लेकिन क्यों? बस इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा भारी है। खुद की लेयर तो अच्छी है, दिखने में सुंदर, रंगीन, सोच समझकर बनाई गई है और वैसे तो काफ़ी अच्छी होती अगर शुरुआत में हमें इतनी सारी फालतू ऐप से नहीं घेरा जाता। जैसे कि नहीं, हम फ़ोन को ध्यान से सेटअप करेंगे तभी हमें विज्ञापन भी दिखेंगे और ऐप से बार बार नोटिफिकेशन भी आएंगे कि ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो। ऐसा नोटिफिकेशन उदाहरण के लिए Xiaomi की ब्राउज़र भी भेज सकती है। इसलिए फ़ोन को वैसा ही बनाने के लिए जैसा हम चाहते हैं और उसे काम के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इंटरफेस की डिज़ाइन पर अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब हम फ़ोन को साफ़ सुथरा कर लेंगे, बाकी सब बढ़िया पचा जाता है। और जैसा मैंने कहा था, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। जाहिर है जेमिनाई के साथ AI भी है और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स भी हैं, जिनमें एक पॉलिश भाषा बोलने वाला ट्रांसलेटर भी शामिल है। काफ़ी बढ़िया है।
मैं सपना देखता हूं कि कभी Xiaomi मेरे लिए खास तौर पर एक स्मार्टफोन रिलीज करे जो बिल्कुल क्लीन एंड्रॉयड हो। तो चलो इसके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बातें करता हूं जो मिड रेंज के हिसाब से ठीक ही है। इसके अंदर चौथी जनरेशन का स्नैपड्रैगन 7S है, साथ में DDR4X मेमोरी और इंटरनल स्टोरेज UFS 2.2 है, जो कि थोड़ा बेहतर हो सकता था। तो कुल मिलाकर ट्रैजिक तो नहीं है ये फ़ोन। बिना ज़्यादा मेहनत किए स्मार्टफोन आसानी से 1 मिलियन VTU पॉइंट्स तक पहुंच जाता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी। हालांकि इंटरनल मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है। जहां तक इस फ़ोन की परफॉर्मेंस और काम करने के तरीके की बात है, मेरा मानना है कि ये काफ़ी अच्छा निकला। स्मार्टफोन ज़्यादातर स्टेबल चलता है, कभी कभी थोड़ा गर्म हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और बेंचमार्क साफ दिखाते हैं कि प्रोसेसर की स्टेबिलिटी भी ज़बरदस्त है। लंबे समय तक लोड होने पर ये एक समान स्तर पर बना रहता है। यहाँ पर प्रदर्शन में कोई अचानक बढ़ोतरी नहीं होती, ना ही जब बहुत गर्मी हो जाती है तो कोई भारी गिरावट आती है। ये एक सुंदर, बिल्कुल समतल सीधा ग्राफ है। ठीक इसी तरह होना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेहतरीन हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूर ध्यान रखें, ये कोई फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, ना ही कोई गेमिंग मशीन, लेकिन गेमिंग के लिए ठीक ठाक चल जाएगी। यहाँ पर रोज़मर्रा के सारे ऐप्स बिना किसी दिक्कत के तेज़ और सुचारू रूप से चलते हैं और मैंने सिस्टम के काम में कोई रुकावट नहीं देखी। ऐप्स के बीच स्विच करने में इंटरफेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल बढ़िया थी। सब कुछ वैसे ही काम कर रहा था जैसे होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं। स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज या फिर 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। और चूंकि माइक्रो SD कार्ड के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं ये थोड़ा महंगा लेकिन पावरफुल वेरिएंट ही सुझाऊंगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटरफेस में लगभग सब कुछ है। हाँ, वाईफाई 6 GHz बैंड नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं ये एक छोटी कमी है। इसके बदले हमें eSIM भी मिलता है। आप 2 फिजिकल सिम कार्ड भी बारी बारी से यूज़ कर सकते हैं। वो वाईफाई बिना किसी दिक्कत के काम करता है। मैंने NFC और GPS में भी कोई समस्या नहीं देखी। सब कुछ वैसे ही चला जैसे चलना चाहिए था। जहाँ तक ब्लूटूथ की बात है, तो जो लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उनके लिए aptX HD और LDAC मौजूद है। स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस के साथ सिमेट्रिकल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं। इन्हें इस तरह से रखा गया है कि हम फिल्म देखते या गेम खेलते वक्त गलती से इन्हें ढक ना दें, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं और काफ़ी ठीक ठाक बजते हैं। हालांकि ये टॉप क्लास साउंड नहीं है, स्पीकर्स का साउंड काफ़ी चमकीला और पर्ल जैसा है। यहाँ तक कि ऊंचे सुर भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत बेस भी है, बीच में थोड़ी सी खाली जगह सी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर सुनने लायक है, कान नहीं दुखाते। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन अगर आपको सच में म्यूजिक पसंद है तो हेडफोन से सुनो। तो इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी को लेकर मेरी कोई बड़ी शिकायत नहीं है। बैटरी का क्या हाल है? इसमें काफ़ी बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जिसकी क्षमता 6500 mAh है। इसके अलावा 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी है, लेकिन ध्यान रहे इसके पहले वाले में 120 वॉट था। हाँ, कुल मिलाकर ठीक ठाक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्मार्टफोन हम लगभग 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग उस लिमिट है जिसे शायद ही पार किया जाए, और आगे का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे कितना ज़्यादा काम देते हैं। असल में आप यकीन मानिए कि ये पूरा दिन आराम से चल जाएगा, 2 दिन भी चल सकता है, भले ही आप इसे अच्छी खासी मेहनत दें। और जो लोग बहुत संभल कर इस्तेमाल करते हैं वो 3 दिन तक भी चला पाएंगे। बस सवाल यह है कि क्या इतना कंजूसी करना ठीक है जब हमारे पास फास्ट चार्जिंग है और थोड़ी ही देर चार्ज करने पर बैटरी पूरी हो जाती है। पूरा खाली बैटरी को चार्ज करने में लगभग 1 घंटा लगता है। अफसोस की बात यह है कि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, साथ ही बाईपास चार्जिंग का भी कोई संकेत नहीं दिखता है। जो लोग स्क्रीन हमेशा ऑन रखकर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये लगभग 7 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। बेशक ये इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर बैटरी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट रहा जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे स्मार्टफोन जरूर हैं जो इस मामले में बेहतर है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इससे खराब है। ये फोन उनके बीच में आता है। आखिरकार ये मिड रेंज का है। अब इस मॉडल की फोटोग्राफी क्वालिटी कैसी है? चलिए स्पेसिफिकेशन की थोड़ी बात करते हैं। कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा में f.17 की अपर्चर है, 23 mm के बराबर फोकल लेंथ है और इसमें सैमसंग की 1 इंच की सेंसर लगी है। अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। लेकिन वाइड एंगल की बात करें तो वो थोड़ा कमजोर है। इसका अपर्चर f.2.2 है, फोकल लेंथ 15 mm है, मतलब करीब 120 डिग्री का व्यू मिलेगा, और सेंसर का साइज लगभग 1/4 इंच है। साथ ही इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिसका अपर्चर f.2.2 है, फोकल लेंथ 20 mm है और सेंसर साइज लगभग 1/3 इंच का है। दिन के वक्त जैसा आप उम्मीद करेंगे तस्वीरें काफी अच्छी आती हैं। मेन कैमरा काफी बढ़िया और डिटेल के साथ फोटो क्लिक करता है। अच्छे HDR के साथ मजेदार रंग प्राकृतिक और सही दिखते हैं, कोई बड़ी कमी नहीं। डिटेल्स भी ठीक से दिखते हैं। वाइड एंगल कैमरा दिन में भी अब उससे पीछे रह जाता है, लगभग हर मामले में कमजोर है, लेकिन कभी कभी काम चल जाता है जब कोई और विकल्प ना हो। डिजिटल जूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 200 मेगापिक्सल है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जूम 2 गुना से ज्यादा ना करें।
उससे आगे क्वालिटी गिरने लगती है और जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना ही खराब होता जाएगा। तो 2 गुना जूम तक ठीक है, होता है। रात में फ़ोटो खींचने में भी लगभग वैसा ही है। मुख्य कैमरा 1x जूम पर बहुत बढ़िया तस्वीरें देता है। 2 गुना जूम पर तस्वीरें थोड़ी खराब हो जाती हैं और उससे ज़्यादा जूम करने की सलाह नहीं दूंगा। वाइड एंगल कैमरा इस्तेमाल करने की भी सलाह नहीं दूंगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है। अच्छी बात यह है कि पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, थोड़ा सा आर्टिफिशियल ब्लर होता है लेकिन ठीक ठाक सटीक। सेल्फी भी ठीक ठाक आती हैं, दिन में बहुत अच्छी और रात में भी ठीक ठाक। स्क्रीन की लाइट से थोड़ा और रोशनी मिल सकती है और इससे ज़्यादा कोई बड़ी शिकायत नहीं है। मेरे पास फ्रंट कैमरा नहीं होगा, तो सीधे सादे शब्दों में कहूँ तो फोटोग्राफी के लिए जब तक हो सके हम सिर्फ मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा का ही इस्तेमाल करेंगे। वाइड एंगल या डिजिटल जूम तभी लेंगे जब सच में ज़रूरत पड़े, खासकर तब जब हम फोटो सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, बड़े स्क्रीन पर नहीं। वीडियो बनाने की बात करें तो रियर कैमरा से हम 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 30 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड से, और फ्रंट कैमरा से सिर्फ फुल HD ही होता है। लेकिन कुल मिलाकर कंपनियां ठीक ठाक काम कर रही हैं। मैं वीडियो की फ्लूइडिटी को लेकर ज़्यादा शिकायत नहीं करूंगा, स्टेबलाइजेशन भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर वीडियो अच्छे हैं, चाहे सामने वाला कैमरा हो या पीछे वाला। मेरी एक ही शिकायत है कि माइक्रोफोन हवा के झोंकों से काफ़ी प्रभावित होता है, और ये भी थोड़ा बुरा लगा कि कैमरों के बीच स्विच करते वक्त रिकॉर्डिंग रुक जाती है। साथ ही ड्यूअल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं है, मतलब साथ में सामने और पीछे दोनों कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाइड एंगल कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ फुल HD में रिकॉर्ड करता है, तो शायद जरूरी नहीं कि इसका मतलब हो। फोन के साथ एक सिंपल और काफी क्लियर कैमरा ऐप आता है, यहाँ ज्यादा कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो क्या इस साल का टॉप रेडमी नोट मुझे प्रभावित कर पाया? हाँ, एक तरफ ये बढ़िया है, इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी है, इसमें इंफ्रारेड ट्रांसमीटर है जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, और स्टीरियो स्पीकर भी हैं जो थोड़े बेहतर हो सकते थे। साथ ही इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी है जो काफ़ी अच्छा फोटो देगा। सबसे ख़राब क्वालिटी की तस्वीरें, सेल्फी के लिए ठीक ठाक कैमरा है, और हाँ, वाइड एंगल कैमरा काफ़ी ख़राब है, बाकी कैमरों से पीछे है। यहाँ इंटरफेस भी काफ़ी गंदा है, बार बार विज्ञापन आते रहते हैं, और शुरुआत में बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिन्हें हमें बाद में धीरे धीरे हटाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद फ़ोन काफ़ी स्थिर चलता है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, भले ही इसमें UFS 2.2 की थोड़ी धीमी मेमोरी लगी हो। एंड्रॉयड 15 और इस फ़ोन में लगी पुरानी HyperOS वर्जन भी मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। हालांकि वादा तो किया गया है 4 अपडेट्स आएंगे, लेकिन वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अच्छा ये है कि इसकी बॉडी मजबूत और अच्छी तरह सील है। और कीमत की बात करें तो इस स्मार्टफोन के लॉन्च के कई हफ्ते बाद भी कीमत में कोई खास गिरावट नहीं आई है। मेमोरी वेरिएंट के हिसाब से कीमतें लगभग 17,000 से 23,000 के बीच है। क्या ये इतना है कि हमें इस स्मार्टफोन में दिलचस्पी हो? मेरी राय में इस कीमत पर मार्केट में काफ़ी कड़ी टक्कर है और हमें और भी बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। ये बुरा विकल्प नहीं होगा, लेकिन सच कहूँ तो इसमें मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिखा जो वो मेरा दिल पकड़कर चिल्लाता बस मुझे चुनो। जब आप ये स्मार्टफोन खरीद लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर ये ख़राब नहीं है। लेकिन खरीदने से पहले अच्छे से मुकाबले वाले फ़ोन देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ और ज़्यादा बढ़िया मिल जाए। इस मॉडल के विकल्प के तौर पर मैं पोको F5 Pro, Xiaomi 15T या यहाँ तक कि पुराना पोको भी सुझाऊंगा। ये सारे फ़ोन ज़्यादा फीचर्स देते हैं और कीमत भी लगभग उतनी ही है। मतलब कुल मिलाकर फ़ोन ठीक है, बस थोड़ा महंगा है। खैर, शायद अगले साल Xiaomi यहाँ बेहतर करेगा। और इस उम्मीद भरे अंदाज के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।